नमस्कार, मैं संजीत कुमार। आप देख रहे हैं रिपब्लिक स्टेट। आज हमारे साथ है इंजीनियर ब्रज मोहन कुमार गौतम। आज ये बुद्ध और बुद्ध से संबंधित इतिहास के बारे में ये आज हम लोग के सामने कुछ बताएंगे। सर, आपका स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है और आपके चैनल को भी बहुत बड़ा धन्यवाद। साथ ही इस चैनल पर जितने भी जुड़े लोग हैं, जितने भी दर्शक लोग हैं, उनको तहे दिल से हमारा धन्यवाद। और हमारी बातों को सुनने के लिए जो लोग भी प्रस्तुत होंगे, मैं उनके लिए सदा आभारी रहूँगा। तो आज के विषय में हम ये बताना चाहते हैं कि गौतम बुद्ध का जो धम्म है वही असली सनातन धर्म है। हाँ, लोग गलत रूप से प्रचार करते हैं कि सनातन धर्म हिंदू धर्म है, लेकिन नहीं, गौतम बुद्ध का जो धम्म है वही सनातन है। जो पुरातात्विक विभाग की जितने भी खोज हुई है, आपको ईसा पूर्व में वो सारे के सारे स्तूप बौद्ध से संबंधित ये सारे चीज जिक्र मिले हैं। आपको यहाँ तक कि हम संस्कृत का भी जिक्र करते हैं, तो यह संस्कृत भाषा जो है वह 1.5 ईस्वी के बाद, माने जूनागढ़ से के खुदाई में जो हुआ उसमें संस्कृत शब्द का जिक्र मिला। उससे पहले संस्कृत शब्द का जिक्र ही नहीं है। तो उससे पहले जितने भी स्तूप मिले हैं, गुफाएं मिले हैं, वह सभी का सभी पाली और प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। और गौतम बुद्ध प्राकृत और पाली भाषा में ही अपना प्रवचन देते थे। तो इससे सिद्ध होता है कि गौतम बुद्ध का धर्म ही सनातन है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे। गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे, जिसका जिक्र चीनी यात्री फाहियान और हुएनसांग ने अपने डायरी में लिखा। और जब पुरातात्विक विभाग ने इस पर शोध किया और फाहियान के डायरी में जो लिखा गया था उसी आधार पर खोज किया गया भारत के अन्य अन्य भागों में और भारत से बाहर भी, तो वो सारे सबूतें मिलने लगे। जो फाहियान ने लिखा अपने डायरी में उसी को खोज हुआ, उसी पर हर जगह जगह खुदाई की गई, तो वास्तविक प्रमाण मिला। इससे सिद्ध होता है कि फाहियान ने जो भी देखा वो सच्चाई देखा और अपने जो डायरी में लिखा वो प्रमाणित हुआ। तो आपसे पहले बताते हैं कि गौतम बुद्ध से पहले कितने बुद्ध हुए थे। गौतम बुद्ध से पहले 27 बुद्ध हुए थे। गौतम बुद्ध 28वां बुद्ध थे। हमारे कुछ इतिहासकारों ने यह दर्शाया कि गौतम बुद्ध जो थे वो ब्राह्मणशाही व्यवस्था के विरोध कर रहे थे, तो भेदभाव को खत्म कर रहे थे। नहीं, गौतम बुद्ध किसी ब्राह्मणशाही व्यवस्था से नहीं लड़ रहे थे। ऐसा कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में नहीं आया है। पुरातात्विक विभाग जितने भी खुदाई हुआ है उसमें ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है। यहां तक कि सम्राट अशोक के जितने भी शिलालेख हैं, वह सभी शिलालेखों में संस्कृत शब्द का एक भी शब्द का जिक्र नहीं है। अगर हम जैसे अभी हमारे देश में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं, तो कुछ वर्ड हम लोग मुसलमान का भी, मुस्लिम वर्ड का भी बोल लेते हैं। जैसे उर्दू लैंग्वेज, जैसे खूबसूरत, खूबसूरत तो हिंदी का लैंग्वेज नहीं है, जनरली चलता है, ये तो उर्दू का लैंग्वेज है। तो जिस कल्चर में जितने लोग रहते हैं उसका भाषा जरूर कुछ न कुछ हम बोलते हैं। अगर उस समय संस्कृत भाषा रहती तो कुछ न कुछ एक शब्द भी जरूर संस्कृत का उल्लेख कहीं न किसी शिलालेख में मिलता, लेकिन किसी भी शिलालेख में नहीं मिला। इससे सिद्ध होता है कि संस्कृत भाषा उसमें थी ही नहीं। और सारे के सारे शिलालेख जो है वह पाली और प्राकृत भाषा में मिली। अब मैं आपको नोट करके बताना चाहता हूं कि बुद्ध से पहले बुद्ध, और अभी भी प्रमाणित है, आप उस अभिलेख में पढ़ सकते हैं जाके, अभी भी लिखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको
5 बुद्ध का नाम भरहुत के स्तूप पर लिखा हुआ है, जो मध्य प्रदेश में है। जो मध्य प्रदेश में है। 5 बुद्ध का नाम भरहुत के स्तूप पर लिखा हुआ है। 7 बुद्धों का बोधि वृक्ष मिला है, जो कलकत्ता म्यूजियम में है। आपको गौतम बुद्ध में आपको जो है 7 बोधि वृक्ष का जो प्रमाण है वो कलकत्ता म्यूजियम में रखा हुआ है। एलोरा गुफा में 7 बुद्धों का मूर्ति है। ये गुफा नंबर 12 में है। इसका वर्णन फाहियान के वृत्तांत ग्रंथ में 21 नंबर पेज में दिया है। यानी फाहियान ने अपने वृत्तांत ग्रंथ जो लिखे वो 21 नंबर पेज में ये एलोरा गुफा में 7 बुद्धों का मूर्ति का जिक्र किया है। हम तो पहले से अवगत हो चुके हैं कि जितने भी पुरातत्व विभाग हुए वो सारे के सारे फाहियान के डायरी में लिखे हुए जगहों पर खुदाई करवाया गया तो सभी के सभी प्रमाण मिला। तो इससे सिद्ध होता है कि फाहियान ने जितने भी लिखे वह सभी सत्य लिखे हैं, जो देखा वो सत्य लिखे हैं। प्रमाणित हो रहा है क्योंकि पुरातत्व विभाग तो उसी पर खोज किया और सारा प्रमाण पूरे देश में फाहियान की डायरी पर मिला। तो इससे सिद्ध होता है कि बुद्ध से भी पहले बुद्ध थे। अब मैं जैसे बुद्ध का नाम बताता हूं, कोरागमन बुद्ध है, कश्यप बुद्ध है, ककुसंद बुद्ध है, दीपांकर बुद्ध है, मेघांकर बुद्ध है। ये सारे बुद्धों का जिक्र है जो अभी आपको आप दे सकते हैं। यहां तक कि मोहनजोदड़ो के इतिहास में जो गुजरात में मोहनजोदड़ो का जो मिला उसमें कुछ इतिहासकार कहे कि यह जो स्तूप है यह पूरा पाषाण काल का है, तो कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले। लेकिन हाल ही वर्तमान में इटली और जर्मनी के 2 इतिहासकार ने, 2 पुरातत्व खोजकर्ता ने यह सिद्ध किया कि ईसा पूर्व में जो मोहनजोदड़ो में खुदाई हुआ वह स्तूप है, वह कोई पूरा पाषाण काल का नहीं है, वह स्तूप है और बुद्ध स्तूप है। तो आप समझ सकते हैं स्तूप का परंपरा किस धर्म में आया, किस विचार में आया। सिर्फ बौद्ध धर्म में ही तो स्तूप बनता है और किसी धर्म में आज तक प्रूफ मिला है स्तूप का। इससे सिद्ध होता है कि ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं 7 बुद्धों का जिक्र, 7 बुद्धों का जिक्र सांची स्तूप में पाया गया है। 5 बुद्धों का जिक्र भरहुत स्तूप में पाया गया है। आप अभी जाके देख सकते हैं रूपमदेही में गौतम बुद्ध का जिक्र गई है। एक और अच्छा प्रमाण आया है नेपाल के निगाली गांव में कोरागमन बुद्ध का जिक्र है। वह जो खंभा है, पिलर अभी भी है वहां, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। उस अभिलेख में सम्राट अशोक के द्वारा लिखवाया गया था प्राकृत भाषा में, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अभी भी प्रमाण है, नेपाल के निगाली गांव में कोरागमन बुद्ध का नाम अंकित है। इससे अभी सिद्ध कर सकते हैं कि फाहियान से लेकर और जो पुरातत्व विभाग, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ने अभी तक प्रमाण दे रहे हैं कि बुद्ध से पहले बुद्ध थे। तो अब अगर 28 बुद्धों का समय का आप अनुपात करते हैं, मान लेते हैं एक बुद्ध का अगर जन्म दर मृत्यु दर से लेकर 60 वर्ष मान लेते हैं, तो 28 से को 60 से गुना कीजिए, आप चले जाइएगा सिंधु घाटी सभ्यता में। इससे सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बौद्ध सभ्यता थी। बिल्कुल सही बात। ये 28 बुद्ध को 60 से गुना कीजिए, वो चले जाइए सिंधु घाटी सभ्यता में। इससे सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बौद्ध सभ्यता थी। क्योंकि उस बौद्ध सभ्यता में एक भी सुई भी नहीं मिला है युद्ध करने के लिए, तलवार नहीं मिला है। समझ सकते हैं कितनी बड़ी उन्नत सभ्यता थी, बुद्ध सभ्यता थी, शांति। और सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। उस समय में 3 सभ्यताएं थे, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, 4 सभ्यताएं थे, एक सांग सभ्यता है। 4 सभ्यताएं थी।
भारत की जो सभ्यताएं थी वो सिंधु घाटी सभ्यताएं थी, चीन की जो सभ्यताएं थी वो सांग सभ्यताएं थी, और या अफगानिस्तान के बाहर तोड़ा जाते हैं इराक के तरफ तो वो तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, और जो पश्चिमी देश चले जाते हैं तो वो मिस्र की सभ्यता थी। तो सबसे विकसित सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। अब कहेगा इसका प्रमाण कैसे दीजिएगा? सिंधु घाटी सभ्यता में जो लेख लिखे गए उसको तो बहुत सारे इतिहासकार नहीं पढ़ पाए, कुछ लोग 8-10 वर्ड को पढ़े हैं, लेकिन इसका जिक्र आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता में ट्रांसलेटर मिल गया है। उस ट्रांसलेटर से पता चला है, उसमें लिखा गया है कि मेसोपोटामिया जो लिपि पढ़ा गया है उसी लिपि का ट्रांसलेट किया गया है इसमें, कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे विकसित सभ्यता है और नगरीय सभ्यता और नवीनीय सभ्यता है और शहरी सभ्यता है। जो वहाँ पे साक्ष्य मिला है खुदाई में जो प्रमाण है, हाँ, वो पूरे के पूरे नगरीय और आधुनिक के वहाँ के जो जी क्या है स्विमिंग पूल मिला है, हाँ, या फिर वहाँ जो शौचालय मिला है, हाँ, तो पूरा मॉडर्न शौचालय, और इससे पता चलता है कि आधुनिक मॉडर्न और विकसित सभ्यता थी। हाँ, विकसित सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। तो इससे सिद्ध होता है कि